ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम से जानेंगे कैसे उन्होंने लोगों को इस महामारी में जागरूक किया है। देखिए चेतन सेठ की ये रिपोर्ट। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिले में जिस तरह की कोरोना के हालात बने हुए थे और लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही थी। ग्वालियर जिले में अब तक 50,000 के पार मामले पहुंच गए हैं और जिनमें 45,000 के पार मरीज स्वस्थ हो गए हैं। रिकवरी रेट भी 10 से गिरकर 3% पर आ गया है और लगातार अब आंकड़ों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही थी उनमें अब ग्वालियर जिले के जो मामलों में गिरावट देखी जा रही है। इसको लेकर ग्वालियर कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी टीम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर ग्वालियर कलेक्टर से हम आज बातचीत करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई उसको किस तरह देखे और किन किन चुनौतियों का ग्वालियर कलेक्टर और ग्वालियर जिला प्रशासन को सामना करना पड़ा है। कलेक्टर से समझने का प्रयास करते हैं। सर, कोरोना की दूसरी लहर आई है, उसमें किस तरह की दिक्कतें हुई आपको और किन किन चीजों का सामना करना पड़ा? देखिए क्या है कि पहली लहर में जो इन्फेक्टिविटी थी वो कम थी और जो ये दूसरी लहर की इन्फेक्टिविटी है ये हमारे इमेजिनेशन से, हमारे सोच से, हमारी कल्पना से भी बाहर है। मतलब ये बहुत तेज इसकी इन्फेक्टिविटी फैली है। तो आपने देखा कि स्टार्ट में अगर हम देखें हमारे यहाँ ग्वालियर में तो केस फरवरी लास्ट से शुरू हुआ ना, मतलब बीच में तो फरवरी के बीच में 0 केस थे, उसके बाद में 2, 4, 5, 10 और आप देखें कि लगभग 20 केस फरवरी में थे और फिर देन आफ्टर जो है थोड़े बढ़े और 31 मार्च को हमारा 50 से 100 के बीच केस आना शुरू हुए और उसके बाद में जब अप्रैल का महीना शुरू हुआ 10 अप्रैल तक भी हमारी चीज़ें कंट्रोल में थी। फिर अचानक 10 अप्रैल के बाद इन्फेक्टिविटी बहुत तेजी के साथ बढ़ी। तो ये हमारी मतलब हम लोगों को इतना या किसी को भी शायद इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी इन्फेक्टिविटी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि इसको तत्काल कंट्रोल करना है, तो हमारी पूरी टीम ने मार्गदर्शन में उस पर पूरा काम किया और आज वो स्थितियां कंट्रोल में है। बिल्कुल सर, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी लगातार मेहनत कर रहा है, जिला प्रशासन भी लगातार मेहनत कर रहा है, पुलिस भी लगातार मेहनत कर रही है और कोरोना नियंत्रण को लेकर पुलिस की जिस तरह से ग्वालियर शहर में सख्ती देखी जा रही है उससे कहीं ना कहीं रिकवरी रेट में गिरावट देखी गई है। मेन चीज आपको इसके साथ ही अस्पतालों की बात करें, मेडिकल की बात करें, दवाइयों की कमी देखी गई, इंजेक्शन की कमी देखी गई, कालाबाजारी की बातें सामने आई हैं, इसको नियंत्रण में कैसे किया? देखिए सबसे पहले हम आपको बताएं जो हमारी ये जो सेकेंड वेव है इसमें चैलेंज क्या क्या है और फिर हम बात कर सकते हैं कि उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या प्रयास किए। तो जो मेजर चैलेंज है वो ये है कि सबसे पहला इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकना। अगर हम इन्फेक्शन को बढ़ने से नहीं रोकेंगे तो फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जब भी मतलब लगभग रोज आप देखें कि प्रदेश स्तर पर सारे प्रभारी अधिकारी, सारे सचिवों को लेके और बीच बीच में कुछ कलेक्टर्स को लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं, तो उनका जोर इसी बात पे रहता है कि सबसे पहले हमें संक्रमण की चेन तोड़ना है और इन्फेक्शन बढ़ने नहीं देना है, उसके बाद ट्रीटमेंट की बात है। तो उसके लिए जो आपने सख्ती वाली बात कही वो बहुत जरूरी था। तो हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को लेके लगातार बैठकें की जिला स्तर पे और बाद में हमने ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर, वार्ड स्तर पर भी कमेटियों का गठन किया। तो उस पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम जो है कोरोना कर्फ्यू, और उसको हमने जनता कोरोना कर्फ्यू कहा है, तो उसका हम लगातार पालन करेंगे और उसका हम लोगों ने पालन कराने की कोशिश भी बहुत ज़्यादा की है। उसकी वजह से जो है संक्रमण की चेन तोड़ने में हमें मदद मिली। दूसरी जो बात है वो है कि बेड की अवेलेबिलिटी को लेके, तो जनरली आप देखेंगे कि 20-22 अप्रैल तक हमारे बेड की अवेलेबिलिटी ठीक थी, कहीं कोई इशू नहीं आया और फिर 26-27 अप्रैल से फिर से अवेलेबिलिटी ठीक हो गई। बीच के 4-5 दिन थोड़ा सा हमें क्राइसिस हुई थी, उस पे हम लोगों ने लगभग 25 से 30 लोगों की एसडीएम, तहसीलदार ऐसे लगा के और फिर 25-30 उनके सबऑर्डिनेट अफसरों को लेके एक टीम बना दी थी। जो भी बेड की डिमांड आती थी या दूसरी चीज़ों की डिमांड आती थी उसको हम लोग लगातार उस ग्रुप पे देते थे और जहां कहीं भी बेड अवेलेबल होता था उसको तत्काल दिलाते थे। तो ऑलमोस्ट बेड हमारे यहाँ हमेशा अवेलेबल रहे। सवाल केवल होता था इस हॉस्पिटल में है या किसी दीगर दूसरे हॉस्पिटल में है या किसी तीसरे हॉस्पिटल में। तो ये प्रायोरिटी के हॉस्पिटल में जरूर लोगों को उस समय 4-5 दिन में बेड नहीं मिले, बट किसी न किसी हॉस्पिटल में जहां ट्रीटमेंट अवेलेबल है वहां पे बेड की उपलब्धता हम लोगों ने कराई और फिर 4-5 दिन बाद फिर जगह वेकेट हो गए पूरे सभी जगह। और इस समय देखेंगे तो बहुत सारे मतलब आई थिंक कि 40 to 50% बेड फिर से वेकेट हो गए। तो ये एक बेड अवेलेबिलिटी का चैलेंज था।
तीसरा जो चैलेंज था वो ऑक्सीजन सप्लाई को लेके, वो भी ऑक्सीजन सप्लाई का भी चैलेंज 2 से 3 दिन के लिए रहा हमारे यहाँ, जो ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रगल था। उस समय भी हम लोगों ने हर जो फिलिंग पॉइंट है वहां पे ड्यूटी लगाई, खुद भी मैं, नगर निगम के कमिश्नर, हमारे एडीएम, सब लोग वहां पे गए। उसके अलावा हमने हॉस्पिटल वाइज भी ड्यूटी लगाई, स्मार्ट सिटी से हम लोगों ने इसको कंट्रोल किया। और फिर हम लोगों ने ये कोशिश की कि होता क्या था, कोई हॉस्पिटल पैनिक कर रहा है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो रही, दूसरा भी पैनिक कर रहा है हमारे यहाँ खत्म हो रही। जैसे ही हमने ये ड्यूटी लगाई तो एक्चुअल हमें मालूम हो गया कि कहाँ पे ऑक्सीजन अगले 2 घंटों में, अगले 3 घंटों में, अगले 1 घंटे में खत्म होने वाली है और कहाँ अभी लंबा स्टॉक है। तो उन लोगों को हमने प्रायोरिटी पे ऑक्सीजन सप्लाई की। पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, हमने बफर स्टॉक बनाया पुलिस कंट्रोल रूम में, पुलिस की गाड़ियां लगी, जहां पे ज्यादा जल्दी खत्म हो रहा था वहां पे हमने पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ियों के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई कराई। स्टेट गवर्नमेंट में हमारी पूरी एक टीम, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में सीनियर ऑफिसर्स की जो एक टीम है जिन लोगों ने हमें फैसिलिटेट किया और धीरे धीरे ऑक्सीजन, आप देखें आज सरप्लस सप्लाई में हम लोग हैं। तो वो स्थितियां भी हम लोगों ने इस तरीके से नॉर्मल की। रेमडेसिवियर की जहां तक कालाबाजारी या दूसरी चीजों का प्रश्न है तो हमने रेमडेसिवियर को भी बांटने की व्यवस्था की थी हॉस्पिटल वाइज। कुछ हॉस्पिटल्स ने उसमें कालाबाजारी की तो उन पे हम लोगों ने रासुका की कार्रवाई की, उन स्थितियों को भी नॉर्मल किया। तो ये जो 3 मेजर चैलेंज थे, बेड अवेलेबिलिटी, रेमडेसिवियर, ऑक्सीजन सप्लाई, इसको हमने कंट्रोल किया। एम्बुलेंस की दिक्कत ना है तो 15 डेडिकेटेड एम्बुलेंस कमांड कंट्रोल पे 24/7 खड़ी की और रेस्पॉन्स टाइम हमने उनको दिया था कि विद इन 5 to 10 मिनट यू हैव टू गिव द रेस्पॉन्स। तो जैसे ही वहां कॉल गई तो वो रेस्पॉन्स था। कमांड कंट्रोल से हमने दूसरी चीजों को भी किया। हमारे यहाँ का इंसिडेंट कमांडर सिस्टम जो है वो बहुत यूनिक है। उसको हमने स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट, जब से हमारा कोरोना शुरू हुआ लास्ट ईयर के 21 ऑफ द मार्च से, तभी से हमने उसको मजबूत किया। और हमारे पहले केस आते थे तो हम उनको फोन करते थे, हमारी सेंट्रल टीम की, आप कहाँ पे हैं, फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते थे। फिर अचानक पिछली बार केस ज्यादा आने लगे और जब केस की संख्या बढ़ने लगी तो हम उन तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगने लगा, केस मिस हो जाने की गुंजाइश होने लगी। तो जैसा कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो हमारी एनआईसी टीम ने एक रात में पेशेंट शिफ्टिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया। वो सॉफ्टवेयर क्या है कि जब भी सैंपलिंग होती है तो उसमें ऑटोमेटिक एक कोडिंग कर देते हैं हम लोग कि वो व्यक्ति किस क्षेत्र का निवासी है। उस कोडिंग की वजह से जैसे ही शाम को रिजल्ट पुश होते हैं कहीं से भी, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में टिकट जनरेट कर देते हैं हमारे इंसिडेंट कमांडर के लिए, पेशेंट असाइन कर देते हैं और फिर इंसिडेंट कमांडर उन पेशेंट पे काम करते हैं डॉक्टर के साथ कि उनको होम आइसोलेट करना है, पर्चा चिपकाना है, माइक्रो कंटेनमेंट बनाना है, उनको दवाइयों का वितरण करना है या उनको फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। और जो केस उनके एरिया से बाहर होते हैं तो उनको फिर से सेंट्रल टीम को रिवर्स करते हैं और सेंट्रल टीम फिर उस पर काम करती है और फिर उनको जो भी व्यवस्था करनी है या किसी दूसरे आईसी को असाइन करना है या क्या करना है उस पर निर्णय लेती। तो सेंट्रल टीम के पास बहुत कम केस रह जाते हैं और जो रिस्पांस टाइम इतने ज्यादा केसेस में, मतलब अभी आपने देखा कि कभी 1200 से भी ज्यादा केसेस आए तो रिस्पांस टाइम जो 2 दिन लग सकता था, 3 दिन लग सकता था, वो हम लोगों ने 6 से 8 घंटे में सीमित कर लिया। कि मतलब 1200-1400 केस पे हमने 6 से 8 घंटे के भीतर उन सभी से संपर्क स्थापित कर लिया, उनको दवाइयां दे दी, उनको हमने आइसोलेट कर दिया, उनकी फैमिली का हालचाल जान लिया और उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। और इसके लिए हमारी डेडिकेटेड एम्बुलेंस 108 तो काम कर ही रही थी, डेडिकेटेड एम्बुलेंस भी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाई थी, हर इंसिडेंट कमांडर को गाड़ियां दी थी। तो और इंसिडेंट कमांडर के पास पूरी एक टीम है जिसमें सहायक इंसिडेंट कमांडर, कंटेनमेंट ऑफिसर, 10-15 लोग हैं। तो उनकी टीम के साथ हमने बहुत तेजी के साथ काम किया। तो ये सिस्टम हमारा काफी प्रभावी रहा। इसके अलावा हमने एक स्मार्ट कवच बनाया कि जो होम आइसोलेशन में उनको हम एक डाउनलोड, सभी लोगों ने तो डाउनलोड नहीं किया बट समवन हैज एंड्रॉयड फोन और हमने उसको समझाया तो उन लोगों ने डाउनलोड किया। और अगर वो जियो फेंसिंग जिसको कहते हैं, और अगर वो कभी घर से बाहर निकले तो हमने तुरंत ऐसे 1-आध हजार लोगों को समझाइश दी। कुछ लोगों पे तो फिर मजबूरी में पीनल एक्शन भी लेना पड़ा, दूसरों को संक्रमित कर रहे थे। वो एक बहुत बड़ा काम हुआ। हमने 3 शिशु रोग विशेषज्ञों के नंबर फ्लैश किए कि आप इनसे, अगर आपके बच्चों में कोई प्रॉब्लम है तो आप तत्काल बात कर सकते हैं। और ऐसे 1000, अब अगर 4-5 दिन पहले तक 1000 बच्चों को हम लोग जो है चिकित्सकीय परामर्श इसके माध्यम से दे चुके थे। उसके अलावा बॉर्डर कंट्रोल और उसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर पे लोगों को ले जाना, ये व्यवस्था भी हमने की। सीसीसी को हमने बहुत अच्छे से चलाया जिसमें सामाजिक संस्थाओं का, सेवा भारती का, सिंधिया फाउंडेशन का, इसके अलावा सभी जनप्रतिनिधियों का, सब लोगों ने सहयोग किया। तो सीसीसी पे जो माइल्ड सिम्टम वाले लोग थे उनको हमने रखा, वहां पे म्यूजिक था, टीवी थी, तो इससे भी उनकी सेहत में बहुत सुधार हुआ। तो कुल मिला जुला के अगर आप देखेंगे तो दूसरा हम ये कहेंगे कि इस काम में बहुत सारे लोगों ने हाथ से हाथ थामा है।
जैसे समाज के लोगों को हमने बताया, क्राइसिस मैनेजमेंट सदस्यों से बताया, बहुत सारे हॉस्पिटल जो थे वो भी आगे आ गए। तो लगभग 80 से ज्यादा हॉस्पिटल्स ने जो है कोरोना में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने काम किया। आयुष्मान भारत पैकेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया कि अगर उसमें बेड के हिसाब से पैकेज चार्ज निश्चित था, और अगर किसी के पास आयुष्मान का कार्ड है और अगर आयुष्मान का कार्ड फैमिली में किसी एक व्यक्ति के पास भी है, अथवा अगर उसके पास पात्रता पर्ची है, तो वो उसके माध्यम से भी उसका मुफ्त इलाज होता। अभी तक लगभग 100 से ज्यादा लोगों का हमने इलाज करवाया इस मुफ्त उसमें। और कुछ हॉस्पिटल्स ने जिन्होंने ओवर चार्जिंग की, तो उसके लिए हमने कई लाख रुपए भी लोगों के वापस कराए। 5 हॉस्पिटल्स को हमने बंद किया, FIR कराई, कुछ पे रासुका लगाई। तो जो हॉस्पिटल गलत कर रहे थे, ठीक नहीं कर रहे थे, ज्यादातर लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बट जिन्होंने नहीं किया उन पे हमने सख्ती के साथ कार्रवाई की। तो ये हॉस्पिटल पे भी हम लोगों ने लगातार कार्रवाई की, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए। अब मैं यही कहना चाहूंगा कि सब लोगों के सहयोग से, जिसमें कोई एक स्टेक होल्डर नहीं है। आपने देखा हमारे डॉक्टर्स की भी जान गई है, पैरामेडिकल स्टाफ। एक समय ऐसा था जिसमें हमारा पूरा स्टाफ संक्रमित हो रहा था, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भी। तो उन सभी लोगों के सहयोग से, जिसमें हमारे निश्चित रूप से डॉक्टर और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधियों की भूमिका है, जिसमें हमारे नगर निगम की भूमिका है, जिसमें हमारे रेवेन्यू के लोगों की भूमिका है, जिसमें हमारे पुलिस के लोगों की भूमिका है, जिसमें पटवारियों की भूमिका है, जिसमें समाज सेवी संस्थाओं की भूमिका है, जिसमें ग्वालियर रहने वाले हर व्यक्ति की भूमिका है। सब लोगों ने हाथ से हाथ थामा और आपने देखा कि इतना बड़ा संकट भी हम लोगों ने हैंडल किया। और अगर 2-3 दिन छोड़ दो तो बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे से हम लोगों ने हैंडल किया। सर, इसके साथ ही एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली है ग्वालियर के अंचल के जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर कि लोग अवेयरनेस नहीं है वैक्सीनेशन को लेकर, लोग अवेयरनेस नहीं है कोविड की जांच को लेकर। लोगों में डर ये होता है कि अगर वो कोविड की जांच कराएंगे तो संक्रमित हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अब कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं 14 से 15 ग्राम पंचायतों की जहां कोरोना मुक्त हो गया है। लगभग 90% लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा लिया। तो क्या रहा है सर इनको? देखिए, गांव में बहुत सारी जगह वैक्सीनेशन हुआ है। अभी सेकेंड वैक्सीनेशन को लेके हम फिर से कल से एक विशेष ड्राइव शुरू कर रहे हैं, और हमारी एक कोशिश है कि जो है जिले में हम जो भी हमारे लोग हैं सबको वैक्सीनेशन हो जाए। जहाँ तक गांव में कोरोना मुक्त अभियान को लेके है, तो गांव में हमारे बहुत सारे गांव कोरोना से मुक्त भी हो गए हैं। ज़्यादा गांव में अभी संक्रमण नहीं है। गांव में भी कोरोना जनता कर्फ्यू का पालन हो रहा। पंचायतों ने स्वयं निर्णय लिया है कि हम घरों में रहेंगे 31 मई तक, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी के कारण हम जो है कोरोना अभी गांव में उतना पैर नहीं पसार पाया, और वहाँ पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम गाँव में अभी आ गया है। हमारे 50 के आसपास गांव रह गए हैं कोरोना से संक्रमित, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो वार्डों में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ वार्ड जहां पे कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा थी या जहां पे बाहर से आने जाने वालों का ज़्यादा था, तो उन वार्डों में ज़्यादा फैला है, लेकिन वहां पे भी जनता कर्फ्यू का पालन हुआ है। तो हमें लग रहा है कि हम 31 मई तक इस पे काफ़ी नियंत्रण कर लेंगे। सर, एक और ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर गेहूं की खरीदी को लेकर किसान परेशान हो रहे हैं, और कई ऐसे हैं जो राशन सरकार मुहैया करा रही है, 3 माह का केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें, लेकिन सेल्समैन दुकानों को, PDS की दुकानों पर लोगों को भगा दिया जा रहा है, राशन उन्हें नहीं दिया जा रहा। देखिए क्या है, अगर आप राशन वितरण की बात करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से 2 महीने का मुफ्त, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने, यानी कुल मिला के 5 महीने का मुफ्त राशन सभी जनता को मिलना है। अभी तक हम लोगों ने 3 महीने के राशन में 80% के आसपास वितरण कर दिया है। जो सेल्समैन दुकानें बंद कर रहे हैं टाइम से या नहीं खोल रहे हैं, उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन पे हमने बहुत कठोर इस फूड पे कार्रवाइयाँ की हैं। ग्वालियर में हमने फूड में मतलब एक उदाहरण पिछले एक साल में स्थापित किया है, और इसको हम आगे भी लगातार कंटिन्यू रखेंगे, लगातार जारी रखेंगे, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो खरीदी की बात है, तो पिछली बार लगभग 1,81,000 मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी। इस बार अगर हम देखें तो हम उस सीमा को क्रॉस कर चुके हैं। खरीदी बहुत स्मूथ चली है। कहीं कहीं कुछ क्वालिटी को लेके FCI के इश्यूज हैं, जिसको भी हम आज रिजॉल्व कर दे रहे हैं। तो कहीं जहां छोटी मोटी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हम दूर कर रहे हैं। सर, इसके साथ ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आपकी बातचीत हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। मोदी जी ने कई कलेक्टरों की सराहना भी की है, तो ग्वालियर को लेकर आपकी खास तौर पर क्या बात रही और मोदी जी के क्या रुझान रहे?
नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश से इंदौर जिले ने माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा की। हम लोग लिसनिंग मोड में थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें मार्गदर्शन मिला है, उत्साहवर्धन हुआ है और हम उनकी उम्मीदों के अनुरूप ग्वालियर में बेहतर काम करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ग्वालियर में खास तौर पर बैठक ली थी, केंद्रीय मंत्रियों ने भी बैठक ली थी ग्वालियर में, खास तौर पर नियंत्रण को लेकर बातचीत हुई थी। तो 30 मई तक कोरोना कर्फ्यू ग्वालियर जिले में लगाया है और अंचल के आसपास भी लगाया है। तो इसको आगे के लेकर क्या रणनीति तैयार कर, पॉजिटिविटी दर में अब ग्वालियर जिले में गिरावट देखी जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले रविवार को स्वयं यहाँ पे बैठक लेने के लिए आए थे और उन्होंने हम सब लोगों का हौसला भी बढ़ाया। हम सब लोगों की जो कमियां थी उनको भी इंगित किया, हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया। तो हम क्राइसिस मैनेजमेंट से सभी लोग जुड़े हुए थे। ब्लॉक के लोगों को, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट को, वार्ड को, ग्राम स्तरीय समिति को संबोधित किया। तो उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो जो निर्देश उसमें दिए गए थे, उसमें सबसे पहला ये था कि जितने लंबे समय तक तो कोई कोरोना कर्फ्यू जनता नहीं चला सकती, तो 31 मई तक है, तो उस तक बहुत अच्छे से उसका पालन करना है हम सब लोगों को। उसके अलावा जो है हम लोगों को जो है अपनी बेड को लगातार बढ़ाते रहना है। आगे एक थर्ड वेव के लिए ऑक्सीजन और जो दूसरा इंफ्रा है उसको अच्छे से तैयार करना है, बच्चों के लिए फोकस करना है। तो ये सारी तैयारियों के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एक ही कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस आ गया है, तो खास तौर पर ग्वालियर जिले में किस तरह की तैयारियां इसको लेकर कर ली हैं? चाहे इंजेक्शन को लेकर बात करें, दवाइयों को लेकर बात करें, बेड को लेकर बात करें, यानी कि कहें तो बेहतर इलाज ब्लैक फंगस को लेकर ग्वालियर में किस तरह मिलेगा? देखिए क्या है, मेडिकल कॉलेज में हमने एक नया वार्ड बना दिया, वहाँ पे 33 मरीज भर्ती हैं। तो मेडिकल कॉलेज में इंजेक्शन भी है और प्रॉपर इलाज चल रहा है। इसके अलावा प्राइम हॉस्पिटल में 1 पेशेंट है, 17 पेशेंट अभी अपोलो में रिपोर्टेड है और 4 पेशेंट कल्याण हॉस्पिटल में। केवल इतने हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं। तो जो मेडिकल कॉलेज में उन्हें कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट में भी हम इंजेक्शन मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी हम और बढ़ाते रहेंगे। फिर भी जो प्रोटोकॉल है हम चाहेंगे कि उसका पालन हो, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पालन करें। अभी एक ट्रेंड देखा गया है कि जो जिनको स्टेरॉइड ज़्यादा लगी है या जिनको थोड़ा इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ है, डायबिटीज़ ज़्यादा है, उनको ब्लैक फंगस के केस ज़्यादा आए हैं। तो वो प्रोटोकॉल अगर हम ठीक रखेंगे, डायबिटीज़ कंट्रोल रखेंगे, हाइजीन का पालन करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो इस पर भी जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। सर, पॉजिटिविटी दर में गिरावट आई है, तो इसकी मेन भूमिका क्या देखते हैं आप? किस देखिए क्या है, पॉजिटिविटी एक डिनोमिनेटर है। पॉजिटिविटी गिरती है तो हमें सुखद एहसास होता है और उसका फिर हमें दिखता है बेड खाली हो रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड घट रही है, ऑक्सीजन की डिमांड घटी। तो जो पॉजिटिविटी वंस इट वाज 43%, एवर हाईएस्ट इन ग्वालियर फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, ये जब से कोरोना शुरू हुआ तब से हाईएस्ट थी। अप्रैल के महीने में एक दिन ऐसा आया था जिस दिन 43% पॉजिटिविटी थी। आज अगर वो पॉजिटिविटी देखें तो अराउंड बिलो 5 आ गई है। तो निश्चित रूप से सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट ही नहीं, ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब हमारे सामने चैलेंज इसको बनाए रखना है, ग्वालियर को कोरोना मुक्त करना है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमें जो लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि ये अकेले हम नहीं कर सकते, ये अकेले पुलिस नहीं कर सकती, ये अकेले हेल्थ नहीं कर सकता, ये आप सबके सहयोग से होगा। आप सभी लोग अपना वैक्सीनेशन करवाएं। सेकेंड डोज लगना है, भितरवार में लगना है, दूसरी जगहों पर लगना है, आप जाके अपने स्थान पर सेकेंड डोज लगवाएं। हमारे वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए हैं। आप जो है घरों के भीतर रहें जब तक कर्फ्यू है। बाद में भी अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मतलब मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी रखनी, उसका पालन करें। इसको अपने जीवन का अंग बना लें। हाथों को धुलते रहें और अगर कोई भी सर्दी जुकाम बुखार का व्यक्ति है तो तत्काल नियरेस्ट फीवर क्लिनिक पे जाके संपर्क करें। ऐसा मैं चाहूँगा। अगर आप लोग सब लोग इतने रूल्स रेगुलेशन का पालन करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि कोरोना दोबारा अपना सर उठाए। मुझे इतना विश्वास है कि कोरोना हारेगा और ग्वालियर जीतेगा। सर, एक बस ग्वालियर वासियों का ग्वालियर जिले में किस तरह से सहयोग मिला, और एक आखिरी सवाल है कि 1 जून के बाद ग्वालियर इस तरह दिखेगा? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि ग्वालियर में कोरोना 1 जून के बाद एकदम ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी हमें कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा। और ग्वालियर की मैंने बताया कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक सब लोग ना करें। सभी लोगों ने, ग्वालियर के, हमने आपको पहले ही बताया था, सारी जनता ने इसमें हमें सहयोग किया, अपना पेशेंस बनाए रखा कठिन समय में भी। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कई लोगों ने अपने नियरेस्ट लोगों को खोया है, हम उसके लिए निश्चित रूप से
आसान की जितनी भी योजनाएं हैं, हम जो दूसरी स्कीम है, राशन की स्कीम है, 1 लाख रुपए देने की स्कीम, जो भी स्कीम है, शिक्षा की स्कीम है निःशुल्क, वो सारी हम लागू करेंगे धरातल पे, जल्दी लागू कर देंगे। उससे लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है, वो क्षति की पूर्ति बहुत ही मुश्किल है। हम उनको मजबूती के साथ जीवन में आगे बढ़ने की भगवान से कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि आगे कभी ऐसा समय ना आए। इसके लिए हम सभी लोग केवल अपने बचाव के लिए नहीं, जो लोग हमारे अपने हैं उनके बचाव के लिए, अपनी सोसाइटी के बचाव के लिए मास्क लगाएंगे, इसका शपथ लेंगे, सामाजिक रूप से थोड़ा दूरी, मतलब जो 2 गज की दूरी है उसका नियम का पालन करेंगे, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे बचेंगे या भीड़ भाड़ नहीं लगाएंगे, हाथ धुलते रहेंगे। अगर हम इन सब का पालन करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम ना जीतें। ग्वालियर के सभी लोगों को, जिन्होंने भी इसमें हमारा प्रत्यक्ष सहयोग किया और उससे भी ज़्यादा जो अप्रत्यक्ष सहयोग किया, जो लोग पर्दे के आगे थे वो और जो पर्दे के पीछे थे वो भी, जो न्यू में थे वो भी, सभी लोगों का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, बिल्कुल पॉजिटिविटी दर में अब गिरावट आ गई है, तो इसका मॉनिटरिंग आपने लगातार की, इसका पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, इसका पूरा श्रेय ग्वालियर के लोगों को ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता। पूरी एक मशीनरी है जिसमें सभी अंग शामिल हैं, जिसमें हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, जनता, सभी लोग इसमें शामिल हैं। सर, एक सवाल है, आखिरी सवाल है। जनता बहुत सोचना चाहती है कि कलेक्टर्स या तमाम अधिकारी हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं, घर परिवार की चिंता नहीं कर रहे, तो क्या आप भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं? सुबह से शाम तक, दिन और रात लगातार मेहनत कर रहे हैं। घर वालों को, बच्चों को किस तरह की चिंता होती है, उनसे आप क्या कहकर आए थे? आप घर से निकलते हैं तो सुबह इस तरह? नहीं, वो तो देखिए अभी थोड़ा टफ टाइम है, इसलिए हम लोगों को समय नहीं मिल पाता है। लेकिन सभी लोगों के लिए ये मुश्किल समय था। अब धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं, हम लोगों की भी काम जो है नॉर्मल हो रहा है। तो निश्चित रूप से मुश्किल समय था। हम लोग, किसी के पास भी जो लोग काम कर रहे थे उनके पास समय नहीं था, चाहे डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, हम लोगों, कोई भी हो, सब लोगों ने बहुत मेहनत की। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की। तो आप सब लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग भविष्य में ऐसी स्थिति ना आए, ऐसा हम लोग काम करेंगे। सर, बिल्कुल। इंडिया न्यूज की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थे ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से ग्वालियर में मॉनिटरिंग कर रखी और किस तरह से ग्वालियर में जो रिकवरी रेट है उसमें गिरावट आई है। इनने पूरा श्रेय ग्वालियर वासियों को ही दिया है।